हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, राइट। तो वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग अंजलि। सभी लोग आ जाएंगे और एक बार कमेंट बॉक्स में हाय हेलो बोल देंगे, जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके, चलिए आइए सभी लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे। वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग विश्वजीत। गुड मॉर्निंग जोया। I am fine, Mr. Jeet. And you? Good morning, Komal. Okay, very good, Mr. Jeet. तो आज हम लोगों को यूनिट फर्स्ट पढ़ना है, जिसमें टॉपिक रहेगा इक्वालिटी एंड लिबर्टी, राइट। चलिए आइए जल्दी से फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट सभी का वेट करेंगे और उसके बाद सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग सावा हुसैन। जय श्री कृष्णा करिश्मा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। मेरा पेन खो गया था तो पेन फिर से ढूंढने लगे थे, है ना। चलिए, तो सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग स्वतंत्रता के बारे में। अच्छा चलिए बताइए, फ्रीडम या लिबर्टी क्या है। कोई भी जवाब दे, सभी लोग जवाब देंगे। ओके,
फ्रीडम, लिबर्टी, स्वतंत्रता क्या है? इसे फ्रीडम भी कहा जाता है कभी कभी, है ना। चलिए बताइए। गुड मॉर्निंग चिंकी। चलिए भाई जवाब दीजिए। फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता क्या है? प्रतिबंधों का अभाव, ओके वेरी गुड। किसी के ऊपर किसी का बंधन ना हो उसे लिबर्टी कहते हैं, ओके वेरी गुड विश्वजीत। कुछ करने की लिबर्टी जिससे दूसरों को नुकसान ना हो, वेरी गुड। अधिकार, ओके वेरी गुड। आज़ादी, अपनी मर्जी और अपने अधिकार के साथ लिविंग, ओके। चल, तो सभी का जवाब ठीक है, अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्वतंत्रता कहाँ होती है? अब जैसे मान लीजिएगा आप कहें कि हमारी स्वतंत्रता हमें दीजिए, हमने कहा ठीक है भाई स्वतंत्र हैं आप, तो आपकी स्वतंत्रता क्या इसमें होगी कि आपकी मर्जी है और आप कह रहे हैं हम स्वतंत्र हैं, हम बाइक लेके जाएंगे, ये रोड है इस पे हम लहरा के चलेंगे, तो क्या ये आपकी स्वतंत्रता हुई, लिबर्टी हुई, फ्रीडम हुई है आपकी? नहीं हुई, ओके। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इससे दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन होता है, ओके। तो स्वतंत्रता वही है जिससे कि दूसरे व्यक्तियों को नुकसान ना हो, उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, ओके। चलिए, तो हम लोग पहले इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं, ओरिजिन कहाँ से हुआ। लेबर वर्ड जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, अर्थात व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन या किसी प्रकार की लिमिट ना लगाई जाए, किसी प्रकार के बंधन ना लगाए जाए, अपितु बंधन कहाँ लगाए जाए, सिर्फ जहां दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन होता है, ओके। तो बंधनों का अभाव, इसका अर्थ भी अलग है, ठीक है। अर्थ कैसे अलग है? आप कहेंगे कि बंधनों का अभाव, तो इसका मतलब क्या है कि हमने कहा कि भाई हमने अपना हाथ घुमाया, भाई हमारे ऊपर कोई भी किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बंधनों का अभाव है, हमने हाथ घुमाया रोड पे चलते हुए, किसी अन्य व्यक्ति के लग गया, तो ये कहीं ना कहीं आपका आपकी स्वतंत्रता नहीं है, ओके क्लियर। तो स्वतंत्रता का विकास मध्य युग में हुआ, धर्म व समाज के खिलाफ हुआ। मैकियावेली आए थे, आपको पता है मैकियावेली के बारे में हमने पढ़ाया था आपको, इसीलिए हमने आपको सेकेंड यूनिट पहले कराया है। अब समझ में आया? जो भी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने सेकेंड यूनिट पहले क्यों कराया, है ना, इसीलिए हमने कराया था। अब समाज, धर्म व समाज के खिलाफ कौन सा थिंकर जाता है? मैकियावेली जाता है। स्वतंत्रता की मांग करता है, आधुनिक युग मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। प्लेटो अरस्तु कहीं स्वतंत्रता की तो मांग करते नहीं है ना। क्लियर हो रहा है चीजें? इसीलिए हम लोगों ने पहले सेकेंड यूनिट पढ़ा था। तो मैकियावेली क्या है ये हमने आपको पढ़ाया ही है, उसे पढ़िएगा तब ये चीजें समझ में आएंगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था जो भी आप पढ़ रहे हैं सेकेंड यूनिट में वो एकदम ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ चीजें सारी मिक्स होंगी, ठीक। जिन भी स्टूडेंटों ने नहीं पढ़ा होगा ध्यान से तो उनका सब मिक्स हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी फिर मेरी नहीं है, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा आपको, और वो भी रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा, ये भी रिवीजन करना पड़ेगा, ओके। चलिए, तो स्वतंत्रता का विकास कब हुआ? मध्य युग में। मध्य युग में धर्म व समाज के खिलाफ ये विचारधारा जो है वो, स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है विचारधारा नहीं है, ये की कॉन्सेप्ट है, ये आधुनिक युग की देन है, ओके, मैकियावेली के टाइम। तो राजतंत्र के खिलाफ 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में जो क्रांति हुई थी मैकियावेली के टाइम, तो उसी में ये उपजा स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, राइट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, तो ये सब मॉडर्न एज का ही देन है, ओके। अगला पॉइंट है, बहुमत व सरकार के खिलाफ 17वीं सदी में कहा गया है कि विचार व तर्क करने की शक्ति लोगों में है। ये हमने आपको प्लेटो अरस्तु में पढ़ा था। प्लेटो अरस्तु में क्या था, एक व्यक्ति एक काम करेगा, व्यक्ति दास रहेगा। अरस्तु ने बताया था कि दास एक सिस्टमैटिक बताया था, और दासता को उन्होंने अच्छा भी बताया था, राइट। अब जब मॉडर्न एज में हम लोग आते हैं, आधुनिक युग में जब हम लोग आते हैं मैकियावेली के टाइम, तो वहां क्या हो रहा था, पुनर्जागरण हो रहा था, राइट। मतलब लोगों में तार्किक क्षमता आ रही थी, लोग तर्क हो रहे थे, विचारवान हो रहे थे, विचारशील हो रहे थे, है ना।
कि कोई भी डिसीजन ले रहे थे तो तार्किक ले रहे थे। वो सोच रहे थे कि हम दास है तो क्यों है, हमारी भी स्वतंत्रता हो सकती है, जैसा ये खाते हैं वैसा हम भी खाते हैं, जैसा ये पीते हैं वैसा हम भी पीते हैं, इनका भी खून लाल है हमारा भी खून लाल है, तो हमारे में कमी क्या है। ये सारी चीजें देखते हुए वहां से एक क्रांति होती है धर्म और राज्य के खिलाफ, कि धर्म को अलग राजनीति को अलग, धर्म व समाज दोनों अलग अलग। पहले धर्म के अकॉर्डिंग राजा लोगों को अपने अंदर दास बनाए रहते थे, राइट। तो ये सारी चीजें वहीं से आई कि एक मानव कैसा होता है, विचारवान होता है, तर्कशील होता है। ओके, गुड मॉर्निंग पंकज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ थिंकर ने इनकी इंपोर्टेंट परिभाषाएं दी हैं, एक चीज याद रखिएगा, ये डेफिनेशन भी आपको याद करना है, और जब हम लोग टेस्ट लेंगे उसमें हम कुछ और अलग भी डेफिनेशन देंगे, तो उनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते हैं वो अपना स्वयं का नुकसान कर रहे हैं, इतना मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपको अगर टेस्ट में कुछ भी नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्वाइन करिएगा, उससे आप कुछ सीखेंगे, है ना। चलिए, अब परिभाषाएं डेफिनेशन हर थिंकर अलग अलग देता है। सीले कहते हैं स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। ठीक है, तो ये थिंकर की पूछ लेते हैं कि कौन सा थिंकर कहता है, या पूछ लेंगे कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है किसने कहा, थिंकर के नाम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा थिंकर है ना। ये चीज याद रखिए, टेस्ट जब भी होगा विस्तृत बता दिया जाएगा। तो सीले का ये याद रखेंगे। जेम्स मिल को हमने पढ़ा था, जेएस मिल, स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव है। ओके, मैकिन स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। अब ये चीज समझ लीजिएगा, है ना, अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव, जिसका कोई तर्क ना हो, उन प्रतिबंधों का अभाव। ओके, अनरीजनेबल, ठीक है, जिनका कोई रीजन ना हो उनका हम अभाव लगाएंगे, उनको हम खत्म करेंगे। ओके, जैसे मान लीजिएगा अब स्वतंत्रता हमने कहा कि भाई मंदिर में नीचे धर्म के लोग, सॉरी नीची जाति के लोग जाने से मंदिर की पवित्रता कम होती है। ठीक है, तो हमने उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगा दी कि भाई आप नहीं जाएंगे, इससे हमारी स्वतंत्रता का हनन होगा। तो ये एकदम अतार्किक बात है, राइट, कि भाई ऐसा तो होता नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए। जैसे एक केरल में हुआ था शायद, एक मंदिर में क्या महिलाओं को नहीं जाने देते थे, राइट। उस मंदिर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अगर किसी भी स्टूडेंट को पता है तो बताइएगा। ओके, महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं वहां महिलाओं की स्वतंत्रता से छेड़छाड़ की जा रही थी, राइट। एकदम अतार्किक प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, जिसका कोई तर्क ही नहीं था, कि महिलाओं के जाने से मंदिर अपवित्र हो जाता है, ऐसा माना जाता है ना। तो ऐसा तो कुछ था नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई मानव है, राइट, प्राकृतिक अवस्था में सभी मानव है, सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मानव विचारवान होता है। तो हमने लिंग के अनुसार स्वतंत्रता कैसे हम बंटवारा कर सकते हैं, मानव के अनुसार तो समान समान है ना स्वतंत्रता, राइट। तो लिंग के अनुसार हम कैसे भेद कर सकते हैं स्वतंत्रता में। तो यही बात मैकिन कहते हैं कि भाई जो अतार्किक बातें हैं उनका प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, है ना, अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, प्रतिबंध उन चीजों पर लगाना चाहिए जो तार्किक हो, ओके, जो रीजनेबल हो। अगला है हीगल, बात करते हैं स्वतंत्रता कानूनों का पालन है। हम लोगों ने हीगल के बारे में पढ़ा था, चलिए बताइए हीगल ने अपनी स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा था, आंसर दीजिए सभी लोग। अब यहाँ से आपके थिंकर क्या होंगे, रिवाइज होते जाएंगे, चीजें आपको रिकॉल होंगी। ओके, हाँ, सबरीमाला मंदिर में, यस, वेरी गुड। चलिए आंसर कीजिए हीगल वाला, हीगल स्वतंत्रता कानूनों का पालन है।
स्वतंत्रता कानूनों का पालन। ओके, ये तो लिखा ही है जो या, लेकिन क्या है हीगल ने क्या कहा था? देखिए, हीगल के बारे में मैंने पढ़ाया था, डायलेक्टिक मेथड था, उसमें क्या हो रहा था, राज्य क्या है, ईश्वर का अवतरण है राज्य, और राज्य के द्वारा दिए गए निर्देश क्या होंगे, उनको मानना पड़ेगा, और उन्हीं को मानने में आपकी स्वतंत्रता है ना। तो हीगल के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, कानूनों का पालन है। ओके, कानून कौन है, कानून वो है जो राज्य द्वारा आदेश दिया गया, वही कानून है आपको, और वही मानने में आपकी स्वतंत्रता है। ओके, क्योंकि डायलेक्टिक मेथड में परिवार, फिर नागरिक समाज, फिर राज्य जाता है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। सर्वोपरि, ओके, स्टेट को आदेश देंगे वही लिबर्टी है। यस यस, वेरी गुड। अब अगला पॉइंट आता है ग्रीन के बारे में। स्वतंत्रता उन कामों को करने में है जो करने योग्य है। ग्रीन के बारे में वैसे थिंकर तो पढ़ा जाता है थिंकर को, लेकिन हम लोगों ने इस थिंकर को नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि थिंकर पूछा कम जाता है, उसके बारे में हम लोग आईआर में पढ़ लेंगे, नहीं तो हम इसमें कभी एक वो एक क्लास अलग से लगा देंगे, तब हम लोग पढ़ लेंगे। एक्चुअली मुझे भी याद नहीं रहा, हीगल को मैंने जल्दी जल्दी में छूट गया है ना, सॉरी ग्रीन। तो ग्रीन को भी पढ़ लेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उनको समझ लेंगे। अगर इनको समझना है तो यहाँ भी हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहली बात याद रखिएगा, ग्रीन कैसा थिंकर है, एक आदर्शवादी थिंकर है, ठीक है, आइडियलिस्ट थिंकर है। ये मैंने आपको शायद फ्री क्लास में पढ़ाया था, है ना। अब हीगल कहते हैं स्वतंत्रता उन कामों को करने में है जो करने योग्य है। अर्थात कहने का मतलब ये है, हम वो काम करेंगे जो करने योग्य है। अब जैसे मान के चलिएगा, मैंने क्या किया, मैंने किया भाई, मान लीजिए मैं अपने रास्ते जा रहा था, ठीक है, मैं बाईं ओर चल रहा, ठीक है, अगर मैं लहरा के गाड़ी चलाऊं तो ये स्वतंत्रता हुई, ये काम करने योग्य नहीं है ना। इसमें आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आप अपने आप को देख रहे हैं, और आप दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये व्यक्ति भी जा रहा है, इसको भी दिक्कत होगी, हो सकता है इसका एक्सीडेंट हो जाए, है ना। और अगला मान लीजिए, जैसे मान के चलिएगा किसी व्यक्ति ने चोरी की, ठीक है, तो उसने स्वयं के लिए चोरी की, राइट, उससे नुकसान किसका हुआ, अन्य व्यक्ति का, तो ये करने योग्य काम नहीं है। बेकाम जिनसे किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो, उन कामों को हम बोलते हैं करने योग्य, है ना। बेकाम जिनसे किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो, वो काम हम करेंगे, ग्रीन कहते हैं। और इन्हीं कामों को करने में हमारी स्वतंत्रता है। अर्थात आप चोरी नहीं करेंगे, आप अपना स्वयं का पढ़ेंगे, दूसरे का ये नहीं कि हम दूसरे के नोट्स ले लेंगे, उसको समय से पढ़ने नहीं देंगे, तो आप कहीं ना कहीं उसकी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अगला, रूसो ने सामान्य इच्छा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, तो रूसो को भी आपको पढ़ना है ना। सामान्य इच्छा, जनरल विल, है ना। जनरल विल में क्या होता है, एक रियल विल होती है और एक्चुअल विल होती है। रियल विल जो सर्वहित में सोचती है, और एक्चुअल विल जो स्वयं के इंडिविजुअल सोचती है। ओके, तो स्वतंत्रता क्या है, ये सामान्य हित वाली इच्छा, रियल विल का योग है स्वतंत्रता, सामान्य इच्छा। ओके, रूसो के अनुसार स्वतंत्रता अपनी नैतिक इच्छा का पालन करती है। यस, वेरी गुड। तो आई होप ये सारी मैंने परिभाषाएं आपको रिकॉल कराई हैं, तो इनको याद रखिएगा, ये पूछी जाती हैं एग्जाम में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वतंत्रता पर कई विचारकों के विचार अलग अलग हैं। जैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हेरोल्ड लॉस्की। हेरोल्ड लॉस्की में आपको होमवर्क है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये पुस्तक कब लिखी गई, 1925 में लिखी गई ये पुस्तक है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस बुक को आप लोग याद रखिएगा, है ना। इस बुक में हेरोल्ड लॉस्की ने कहा है कि स्वतंत्रता अधिकारों का उत्पाद है। अर्थात अधिकारों का उत्पाद क्या है, स्वतंत्रता क्या होती है, आपको स्वतंत्रता मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो आपका अधिकार हो जाएगा। जैसे मान के चलिएगा, आपको आज प्रेजेंट टाइम में आपके फंडामेंटल जो राइट है ना, तो वो क्या है, आपकी स्वतंत्रता ही तो है। लेकिन कभी कभी उन पर क्या लगाई दी जाती है, लिमिट। लिमिट कब लगाई जाती है, जब किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचे, या किसी अन्य व्यक्ति स्वतंत्रता का हनन हो, है ना, या फिर बाह्य या आंतरिक आक्रमण हो रहे हो। ओके, याद रखिएगा। जॉन लॉक के बारे में मैंने पढ़ाया था, उदारवाद के जनक हैं। इन्होंने स्वतंत्रता को क्या माना,
प्राकृतिक अधिकारों में माना। ओके, जो नेचुरल राइट है उनको माना स्वतंत्रता, परंतु स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। कैसे? एक चीज याद रखिएगा, जॉन लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था कि व्यक्ति ने मिलकर राज्य बनाया और प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के पास है, सिर्फ राज्य को उसने कौन से अधिकार सौंपे? बाह्य एवं आंतरिक 1925। ओके, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा करेगा राज्य, जॉन लॉक के अनुसार। ओके, लेकिन सभी व्यक्तियों ने यहाँ अपना समझौता किया था कि हम सभी व्यक्ति वो कानूनों को अप्लाई करेंगे जिससे ही किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक दूसरे से सही थे, लेकिन वहाँ एक ऐसी संस्था का अभाव था, जो कानून तो थे प्राकृतिक अवस्था में, लेकिन उन कानूनों को अप्लाई करने के लिए अथॉरिटी नहीं थी। ओके, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि जो प्राकृतिक अधिकार है वही स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता क्या है? बहुमत के अधीन। वो स्वतंत्रता है जिसमें सभी लोगों का भला हो। ओके, जेएस मिल एसे ऑन लिबर्टी, इन्होंने अपना बताया नेगेटिव लिबर्टी से बिलोंग करते हैं लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी के पास जाते हैं। पुल वाला मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, राइट? याद रखिएगा, इन्होंने बताया कि विचार, अभिव्यक्ति, भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना। और महिलाओं, सबको, जो बुद्धिमान व्यक्ति उनको 5 मत की बात की है ना, उपयोगितावादी थिंकर हैं, उनको ऐसे याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं अगले थिंकर, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर की ये बुक है, आपको इसकी डेट याद करनी है और डेट आपको खोज के लानी है, ये करने के लिए होमवर्क है आपका। ओके, द मैन वर्सेस द स्टेट, इस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि भाई नकारात्मक, एक चीज याद रखिएगा, ये नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक हैं, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये था कि जो प्राकृतिक अवस्था में वही व्यक्ति सरवाइव कर सकता है जो ज्यादा पावरफुल है, ठीक। जो ज्यादा पावरफुल है वही व्यक्ति सरवाइव कर सकता है, जो गरीब है या दबा कुचला है वो अंत में मर जाएगा, और राज्य उसी के लिए है। नेगेटिव लिबर्टी का आप अर्थ समझते ही हो, जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई वेलफेयर नहीं करेगा राज्य। ओके, सिर्फ राज्य क्या करेगा? आपका बाह्य एवं आंतरिक झगड़ों से सुरक्षा करेगा, बाह्य एवं आंतरिक आक्रमण से रक्षा करेगा। ओके, तो हर्बर्ट स्पेंसर की बुक याद रखिएगा, नेगेटिव लिबर्टी से संबंधित है, और वो कहते हैं राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। राज्य उनका कैसा है? पुलिस राज्य है। ओके, वह सिर्फ 2 कार्य करता है, पहले बाहरी और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखता है, बस, और कुछ नहीं करता। बकाया राज्य में जो भी व्यक्ति हैं वो अपने पावर, अपने बल के अनुसार चीजों को जीत सकते हैं, और जो निम्न स्तर का व्यक्ति है वो भैया इस समाज में रहने ही लायक नहीं है, जब उसको अपने जीवन का या अपने जीवन जीने का, सरवाइव करने का तरीका उसे पता नहीं है। समाज में वही लोग रह सकते हैं जो ज्यादा पावरफुल है, ये बात कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये चीज याद रखिएगा, ये नेगेटिव लिबर्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, अगला पॉइंट है एडम स्मिथ एवं डेविड रिकार्डो। ये कहते हैं, इन लोगों को हम लोगों ने इसमें पढ़ा है उदारवादी विचारधारा में, जो फ्री क्लास की थी मैंने, तो उसमें इन्होंने कहा है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता क्या है? आर्थिक क्षेत्र में हमें व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, अर्थात हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ओके, ये हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते हैं। ये कहते हैं व्यक्ति को सारी स्वतंत्रताएं, जो आर्थिक प्रतिबंध हैं वो हटा देना चाहिए। व्यक्ति स्वतंत्र है, उसे कमा देना, पैसा कमाने दीजिए, उसके आर्थिक क्षेत्र में आप किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते, है ना। ये चीज याद रखिएगा। चलिए, आई होप यहाँ तक अब किसी भी स्टूडेंट का डाउट नहीं होगा। किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए, नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्रता के आयाम, कुछ डायमेंशंस देख लेते हैं। स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है ना। सिविल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी, ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ हमको थिंकर देखना है कि कौन सा थिंकर किस स्वतंत्रता से बिलोंग करता है और कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सिविल लिबर्टी या सिविल फ्रीडम, है ना, जो भी कहें कह सकते हैं आप। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बारकर। बारकर ने कहा है व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि निम्न जाति, उच्च जाति, महिला, पुरुष, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। सिर्फ व्यक्ति को किस आधार पर होने चाहिए? राइट, कि वो व्यक्ति है, मानव है, नागरिक है। ओके, ये होती है उसकी सिविल लिबर्टीज। इसमें बारकर बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला पॉलिटिकल लिबर्टी या पॉलिटिकल फ्रीडम रूसो के अनुसार, रूसो ने क्या कहा था, लोकप्रिय संप्रभुता के बारे में बात करते हैं, ओके, पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में बात करते हैं। राजनीति स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंग है। उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता की मुक्ति है। उपनिवेशवाद ये आपको पता है, कॉलोनियलिज्म, फ्रांस फैनन के बारे में पढ़ाया था। साम्राज्यवाद भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, जब लेनिन को पढ़ाया था। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं है तो उन क्लासों को देखिएगा, तभी वो चीजें क्लियर होंगी। ओके, अब रूसो ने क्या कहा था, जनरल विल के बारे में बात की थी। जनरल विल किसका योग होगा, रियल विल। और रियल विल किन लोगों की होगी, सारे लोगों की एक सार्वभौमिक हित वाली इच्छा होगी, जिसमें व्यक्ति सभी के भलाई के बारे में सोचता है, एक वो इच्छा होगी, ना कि एक्चुअल विल होगी। जो एक्चुअल विल क्या होती है, वो स्वयं के बारे में सोचा जाता है, स्वार्थपूर्वक। ओके, तो रियल विल जब सभी व्यक्तियों का योग होगा जनरल विल में, है ना, तो वो कैसी होगी, जन संप्रभुता हो जाएगी, सहभागी लोकतंत्र हो जाएगा, लोकप्रिय संप्रभुता हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, सभी व्यक्तियों को पॉलिटिकल लिबर्टी प्राप्त हो जाएगी। ओके, क्लियर, राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाएगी। चल, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, इकोनॉमिक लिबर्टी, इकोनॉमिक फ्रीडम भी कहते हैं इसे, आर्थिक स्वतंत्रता। हेरल्ड लॉस्की के बारे में आपको बुक इनकी इंपोर्टेंट याद रखना है, और एक ये लाइन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं भाई, कल की चाह से आजादी के रूप में आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपना भविष्य पता होना चाहिए कि हमें कुछ चीजें हमें राज्य के द्वारा मिल जाएंगी तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, है ना। कल की चाह से आजादी मिल जाएगी कि हमें कल क्या करना है फिर से, तो वो चीजें व्यक्ति के पास खत्म हो जाएगी, है ना। जब उसे आजादी मिल जाएगी कि आर्थिक स्वतंत्रता, जैसे हमारे लिए आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है हम लोगों को कि आप अपना धंधा पानी कुछ भी कर सकते हैं कहीं, राइट। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लिबर्टी दी जाती है। लोगों की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएं पूरी करता है राज्य। राज्य क्या करता है, आप कहीं भी स्वतंत्रता दे देगा कि आप अपना स्टॉल लगाइएगा, अपना रेड़ी लगाइएगा, है ना, कुछ भी करिएगा, ओके, पैसा कमाने की, ये आपके लिए आज़ादी है। और यही वो मना कर दें तो ये आपकी आज़ादी नहीं होती है, ओके, स्वतंत्रता नहीं होती, याद रखिएगा। क्लियर, चल, तो इसमें थिंकर याद रखेंगे, आर्थिक स्वतंत्रता ये कौन कहता है, हेरोल्ड लॉस्की कहते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता, अब ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में कौन सा थिंकर कहता है, रूसो है। या असेसन रीजन में भी पूछ सकते हैं कि रूसो ने राजनीतिक स्वतंत्रता को माना है, रीजन में दे देंगे, रीजन में दे देंगे वो उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता से मुक्ति चाहते थे, तो बिल्कुल सही है ना। ओके, याद रखिए। कौन सा रिपीट करना है, विश्वजीत, क्या रिपीट करना है बताइए। भाई विश्वजीत बताइएगा क्या रिपीट करना है। हेरल्ड लास्की के बारे में, हेरल्ड लास्की के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि कल की चाहत से आजादी के रूप में आर्थिक स्वतंत्रता, मतलब राज्य ऐसा प्रबंधन कर दे कि व्यक्ति को ये ना सोचना पड़े कि कल हमें क्या प्राप्त करना है, हमको अपने जीवन को प्राप्त, हमको अपना जीवन चलाने या जीविका जीने के लिए हमें क्या प्राप्त करना है। तो व्यक्ति को इतना स्वतंत्र होना चाहिए कि वो आर्थिक स्वतंत्रता, वो अपना जीवन जीने के लिए कहीं से भी अपनी जीविका चलाने के लिए पैसा या इनकम जनरेट कर सके। जैसे कि चाय की टपरी भी लगा सकता है, ठेले भी लगा सकता है, ये सब चीजें कर सकता है व्यक्ति। ओके, तो उसे कल की चाहत कि भाई कल हमें क्या करना है ये सोचना ना पड़े और वो अपना काम कर सके। ओके, आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि जेएस मिल नेगेटिव लिबर्टी से बिलोंग करते हैं, है ना, और वो भी जॉन लॉक नेगेटिव लिबर्टी से बिलोंग करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ओके, अब फॉर फ्रीडम कॉन्सेप्ट रूजवेल्ट जो यूएसए के राष्ट्रपति थे, उन्होंने 4 स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। 4 स्वतंत्रता क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, पूजा की स्वतंत्रता, भय से मुक्ति, चाहत से आजादी, फ्रीडम स्पीच, वर्शिप, फियर, डिजायर, ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो इन चीजों के बारे में उन्होंने बात तो की है, लेकिन इन चीजों में उन्होंने नेगेटिव लिबर्टी के बारे में क्या चीजें रखी,
बोलने की स्वतंत्रता ये क्या है, नेगेटिव, ये खराब माना है। क्यों माना है? क्योंकि जब व्यक्ति को बोलने का अधिकार दिया जाएगा तो वो राज्य के प्रति आलोचना भी करेगा, राज्य का सरकार के प्रति आलोचना भी करेगा और सरकार को दबाने की भी कोशिश करेगा, है ना, बोलने से। तो कभी कभी क्या होता है कि सरकार बोलने से रोकती है व्यक्तियों को। क्यों रोकती है? कि भविष्य में उसके परिणाम अच्छे होंगे, है ना। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ से पूछ लेते हैं कि फोर फ्रीडम या फोर लिबर्टी कॉन्सेप्ट रूजवेल्ट के द्वारा दिए गए हैं, निम्न में से कौन से हैं और कौन से नहीं है? तो ये आपको याद रखना है। अब निम्न में से कौन से हैं या कौन से नहीं है, तो याद रखिएगा कि वो कहेंगे बोलने की स्वतंत्रता, पूजा की स्वतंत्रता, भय से मुक्ति, चाहत से आज़ादी। यहाँ दे देंगे आर्थिक स्वतंत्रता, तो आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। या तीन अलग दे देंगे, एक सही दे देंगे कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, और एक दे देंगे बोलने की। तो आपको याद रखना है बोलने की स्वतंत्रता रूजवेल्ट द्वारा दी गई है। ओके सर, ये रिपीट कर दीजिए, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। रिपीट क्या करना है साबा हुसैन? इतना याद रखना है, फोर कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किसने दिए हैं? तो रूजवेल्ट, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने दिए हैं। ओके, इनमें से ये चारों हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई रूजवेल्ट द्वारा दी गई चार कॉन्सेप्ट जो फ्रीडम या लिबर्टी के हैं, तो उनमें से कौन से नहीं है, है ना। तो उनमें से पूछ लें, ये तीनों दे देंगे, ये तीन दे देंगे और एक बढ़ा देंगे आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। या मान के चलिएगा आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक, सामाजिक, ये दे देंगे और एक दे देंगे चाहत से आज़ादी। तो आपको चाहत से आज़ादी है, कभी हाँ पूछ सकते हैं, कभी ना पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर। अब अगला पॉइंट है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंकर है इसाइया बर्लिन। इसाइया बर्लिन की हम फोर कॉन्सेप्ट, फोर ऐसे ऑन लिबर्टी, ये बुक है इनकी, और एक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये बुक भी याद रख लीजिए, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ओके, इसी को आगे चलकर इसे फोर ऐसे ऑन लिबर्टी में कन्वर्ट कर दिया गया था। मतलब टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड फोर ऐसे ऑन लिबर्टी। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें कंफ्यूज कर देंगे कि फोर कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, तो नहीं है, फोर ऐसे एंड लिबर्टी है ना, फोर ऐसे हैं और टू कॉन्सेप्ट है। ओके, याद रखिएगा। नहीं तो यहाँ पूछ लेते हैं कि टू ऐसे ऑन लिबर्टी, तो बिल्कुल नहीं है। ओके, इन्होंने, इनको हम लोग क्यों पढ़ते हैं ये चीज जान लीजिएगा। इन्होंने नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी में अंतर किया है, लेकिन ये सपोर्ट किसका करते हैं? नेगेटिव लिबर्टी का। अब नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है उसको थोड़ा समझिएगा। अच्छा चलिए बताइएगा, नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है? चलिए बताइए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, आंसर कीजिए सभी लोग। बताइए भाई। सर मैं भूल गया हूँ, आपने पिछली क्लासेस की हैं? अगर जॉन लॉक को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता हो, है ना। चलिए, और चलिए कोई बात नहीं, अगर भूल गए हैं तो आप, हम आपको बताएंगे, याद दिलाएंगे, हमारा काम है ना रिकॉल कराना, तो हम करा देंगे। ओके, चलिए। साबा हुसैन जोया, निगेटिव सेल्फ स्टैंडर्ड थिंग, पॉजिटिव अदर विथ पीपल। ओके, वेरी गुड जोया। इच्छा से कार्य करना पॉजिटिव, हस्तक्षेप नहीं करना नेगेटिव। हाँ ठीक है, नेगेटिव में स्टेट को इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी देना है। ओके, चल। कोमल, सावा हुसैन, पंकज, पूजा, आप लोगों को किसी को पता नहीं है? अंजलि, जिसमें राज्य बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करे वो नेगेटिव होता है,
और जिसमें राज्य हस्तक्षेप करे वो पॉजिटिव होता है। चलिए समझ लेते हैं। देखिए, जब हमने आपको लिबरलिज्म पढ़ाया था फ्री क्लास में, उसे देख लीजिएगा जाके। ठीक, पॉजिटिव में कुछ प्रतिबंध होता है, नकारात्मक में पूरी स्वतंत्रता है और सकारात्मक में कानूनों के साथ स्वतंत्रता। ओके, वेरी गुड। एक चीज समझिएगा, नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है? व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ स्टेट क्या करेगा, आपकी बाह्य एवं आंतरिक असुरक्षा से सुरक्षा करेगा, राइट। पॉजिटिव में क्या होगा कि व्यक्ति को राज्य ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा कि व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए भेजेगा या स्वतंत्रता के लिए मजबूर करेगा। जैसे कि रूसो, है ना, कि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का अभाव नहीं है, जनरल बिल को मानेगा, राज्य कहेगा आपको जनरल बिल माननी ही पड़ेगी, वो पॉजिटिव लिबर्टी। ओके, इसमें क्या होता है, राज्य आपको ऐसे रास्ते दे देता है कि आपकी इसी में स्वतंत्रता है। जैसे कि जेएस मिल ने जब कहा था, जेएस मिल नेगेटिव लिबर्टी से क्या कहते हैं जेएस मिल, कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दीजिएगा, जो भी कुछ करना है करेगा, व्यक्ति अपने शरीर एवं मन पर उसका अधिकार है ना। लेकिन जब जेएस मिल पुल का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जब पुल आगे टूटा है और राज्य को पता है तो राज्य व्यक्ति को रोक सकता है। अब जब राज्य व्यक्ति को रोक सकता है तो ये क्या हुआ, राज्य ने पॉजिटिव काम किया। क्यों किया? क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें है कि ये इस पुल को पार ना करे, है ना, पार ना करे, क्योंकि ये टूटा हुआ है, उसकी मौत भी हो सकती। तो राज्य ने कहीं ना कहीं इसकी भलाई के लिए काम किया, राइट। और राज्य अगर इस पे नहीं मानता तो राज्य ये नेगेटिव काम करता कि व्यक्ति स्वतंत्र, व्यक्ति को जहां जाना हो वहां जाए, है ना। तो जब वेलफेयर करता है स्टेट तो ये पॉजिटिव लिबर्टियां है, और जब राज्य कुछ भी नहीं करता वो नेगेटिव लिबर्टी। ओके, याद रखिएगा। तो इनके बारे में अंतर करते हुए ईसाइया बर्लिन को बहुत इंपोर्टेंट माना जाता है, पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी में किसने अंतर किया है, तो ईसाइया बर्लिन ने किया है ना। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ एक चीज याद रखिएगा, जब हम लोग आगे देखेंगे अभी अगली स्लाइड में, तो वहाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों लिबर्टी के अलग अलग थिंकर हमने दिए हैं, उनको आपको याद करना है, ठीक है। नेगेटिव से कौन करता है, पॉजिटिव से कौन बिलोंग करता है, ये चीजें आपको याद करनी है। ओके, अब आता है नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है? चयन की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, मतलब सभी प्रकार के प्रतिबंध ये लोग बुरा मानते हैं। मतलब राज्य द्वारा जो भी कहा जाएगा वो कहेंगे खराब है ये सब। हम स्वतंत्र, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है इसमें, मतलब आप अपने स्वयं के लिए स्वतंत्र होते हैं। अगर आप कहेंगे कि हमें रोड पर जाना है, हम हाथ फैला के जाएंगे, ये हमारी स्वतंत्रता है, तो ये नेगेटिव लिबर्टी है, जिससे कि दूसरों को नुकसान होता है। ओके, मतलब इस पर कोई भी राज्य प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, ये है नेगेटिव लिबर्टी। चयन की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, आपको जैसा चयन करना हो करिए। जैसे मान के चलिएगा ये डायरी है, ठीक है, ये डायरी है, और ये डायरी मैंने कहा, राज्य ने कहा कि ये डायरी खराब है, इस पर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो राज्य ये पॉजिटिव काम कर रहा है कि लोगों की भलाई के लिए कर रहा है, ठीक है। अब लोग क्या कह रहे हैं, हम वही डायरी खरीदेंगे, राज्य किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएगा। तो ये लोगों की स्वतंत्रता में या चयन की स्वतंत्रता में विश्वास है, और राज्य किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं कर रहा है। वो कह रहा है व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है करें, वो गड्ढे में जा रहे हैं जाए, हमें कोई मतलब नहीं, है ना। जब व्यक्तियों को राज्य से मतलब नहीं है तो राज्य को क्या मतलब, तो वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव लिबर्टी है। ओके, क्लियर। तो इस लिबर्टी में याद रखिएगा, सभी प्रकार के प्रतिबंध बुरे माने जाते हैं, इसमें चयन की स्वतंत्रता होती है ना, और इसमें राज्य को आवश्यक बुराई भी माना जाता है। जो स्टेट होता है उसको आवश्यक बुराई माना जाता है। ओके, याद रखिएगा बुराई। अब इसमें कुछ थिंकर है, याद रखिएगा, बेंथम है, मिल है, बर्लिन है, ईसाइया बर्लिन, फ्रीडमैन है, डी टॉकुले है, स्पेंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, रिकार्डो भी करते हैं, हेग करते हैं, नॉजिक करते हैं, हॉब्स, लॉक, लॉर्ड एक्टन, माइकल ऑक्सफोर्ड, ये सारे थिंकर आपको याद करना है। देखिए जेएस मिल है नेगेटिव लिबर्टी से, लेकिन जाते हैं कहाँ, पॉजिटिव लिबर्टी पर। ओके, जहां वो राज्य पुल पर जाने के लिए व्यक्तियों को मना करने लगता है तो वो पॉजिटिव लिबर्टी पर चले जाते हैं, लेकिन इनके विचार को हम नेगेटिव लिबर्टी मानते हैं।
ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मिल किस लिबर्टी को मानते हैं, तो नेगेटिव लिबर्टी को याद रखिएगा। और पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा थिंकर है जो नेगेटिव लिबर्टी की बात करता है और अंत में वो पॉजिटिव लिबर्टी पर चला जाता है, तो मिल है। ओके, ये थिंकर आपको याद रखने हैं। व्यक्ति कुछ सोच सकता है क्या सही है क्या नहीं, चयन की स्वतंत्रता, यस। अब अगला पॉइंट है ईसाइया बर्लिन की विचार क्या है। ईसाइया बर्लिन ने सकारात्मक स्वतंत्रता अर्थात पॉजिटिव स्वतंत्रता की पॉजिटिव लिबर्टी की आलोचना भी की है। तो ईसाइया बर्लिन या बर्लिन कहें तो ये किससे हैं, ये नेगेटिव लिबर्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव लिबर्टी की आलोचना भी करते हैं। क्या आलोचना की है, इन्होंने कहा है, अब एक चीज याद रखिए, जब हमारी स्वतंत्रता पर राज्य हस्तक्षेप करेगा तो कहीं ना कहीं हम राज्य, कभी कभी क्या होता है, राज्य में जो शासक होता है वो हमारी स्वतंत्रता पर हम लोग जैसे ही उसे अधिकार दे देते हैं कि आप हमें स्वतंत्र रखिएगा और आप हमारी स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी राज्य इतना निरंकुश हो जाता है कि वो अपनी हम लोगों को दास बना लेता है और हम लोग यही सोचते हैं कि हमारी स्वतंत्रता इसी में है, राइट। तो ईसाइया बर्लिन कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी क्या करती है, व्यक्ति को दास बना देती है। दास कैसे बना देती है, जैसे राज्य ने कहा धारा 144 लग गई है, आपको बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। कभी कभी इस धारा का यूज सही भी किया जाता है और यूज गलत भी किया जाता है, राइट। तो कभी कभी राज्य अपनी भलाई के भी लिए काम करता है, मतलब राज्य में जो शासक है स्वयं की भलाई के लिए, राइट। तो कहीं ना कहीं वो फिर हमें अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है, तब हम दास बन जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोविड है, ठीक है, कोविड में कई बार लॉकडाउन लगा, कई एरिया में धारा 144 भी लगी, है ना, हो सकता है वहाँ कोविड हो या ना हो, है ना। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति वहाँ दास बना था कि भाई राज्य के अनुसार काम कर रहा था, वहाँ व्यक्ति की स्वयं की स्वतंत्रता नहीं थी। इसलिए ईसाइया बर्लिन कहते हैं कि जो पॉजिटिव लिबर्टी होती है, राज्य कहता है कि हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे, वो क्या है, उसमें क्या होता है कि राज्य कहीं ना कहीं आपके ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। ओके, यस यस, विश्वजीत इमरजेंसी 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम, ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ईसाइया बर्लिन के द्वारा पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, दास बना देती है, राज्य का नियंत्रण स्थापित होता है सभी के ऊपर, है ना, सभी भागों के ऊपर। इनकी पुस्तक याद रखिएगा, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड 4 ऐसे ऑन लिबर्टी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड ऐसे, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन करेगा एग्जामिनर, एनटीए आपको कंफ्यूजन करेगा कि पूछ लेगा कि टू ऐसे ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है ना, 4 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किसकी पुस्तक है, या 4 कॉन्सेप्ट या लिबर्टी किसकी पुस्तक है, या 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किसकी पुस्तक है। तो ईसाइया बर्लिन की कौन सी पुस्तक है, याद रखिएगा 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ओके, अगला है कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, विको एंड हर्डर, ये सारी बुक आपको याद रखनी है। और यहाँ कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक और है, एक की बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, मिल्टन फ्रीडमैन की बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। ओके, तो ये पुस्तक आपको याद रखनी है, इन पुस्तक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं मैच द फॉलोइंग वाले, तो उनको आप लोग याद रखिएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप नहीं होगा, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। अब पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, ये स्वतंत्रता के अधिकार आवश्यक शर्त है। इसमें व्यक्ति क्या होता है, स्वतंत्र तभी होता है, इसमें कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं व्यक्ति के ऊपर कि आप रात में 12-1 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेंगे। राज्य कहता है कि हो सकता है आपका, या मान के चलिए मौसम खराब है तो आप बाहर नहीं निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं राज्य भलाई ही चाहता है, लेकिन कभी कभी वो क्या करता है कि प्रतिबंध लगाकर हमारी स्वतंत्रता का हनन भी करता है। तो मनुष्य की सामग्री और नैतिक विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, और सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य क्या करता है, आपके कल्याण के लिए एक वेलफेयर स्टेट होता है कि आप जैसे मान के चलिएगा एक उच्च श्रेणी का व्यक्ति है और एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति है। निम्न श्रेणी का व्यक्ति है जिसे खाने के भी लिए कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र नहीं है, तो उसकी स्वतंत्रता के लिए क्या करेगा राज्य, उसे खाने का प्रबंध करेगा, तभी तो उसकी स्वतंत्रता होगी। तो उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए राज्य ऐसे कुछ प्रतिबंध करेगा जिससे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए।
जैसे कि मान लीजिएगा एक SC ST वर्ग की क्लास होती है तो उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्वतंत्रता मिल जाती है उन्हें कि भाई एक अवसर की समानता मिल जाती है कि आप भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, राइट। ये चीज याद रखिए। तो मनुष्य की सामग्री नैतिक विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, मतलब विकास, मोरल विकास के लिए। तो इस विचार के लिए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जन्म दिया। तो वेलफेयर स्टेट जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव लिबर्टी की बात करता है। ओके, याद रखिएगा। क्लियर यहाँ तक। अब इनके हम लोग कुछ थिंकर देख लेते हैं। थिंकर जैसे कि रूसो, मैंने आपको बताया था रूसो की जो जनरल विल है उसमें क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता, जनभागी लोकतंत्र, जन सहभागी लोकतंत्र, है ना, पॉपुलर सॉवरेन। तो उसमें क्या है कि जनरल विल में व्यक्तियों को क्या किया जाएगा कि जब व्यक्ति को पता ना हो कि हमारी स्वतंत्रता किसमें है, क्योंकि व्यक्ति देखिए स्वार्थी होता है, व्यक्ति अपने स्वार्थ के बारे में काम करेगा तो उससे क्या होगा, अन्य व्यक्ति का नुकसान होगा। तब राज्य क्या करेगा, व्यक्ति को पकड़ के लाएगा कि चल भाई तू जनरल विल के रास्ते चल, इसी में सबकी स्वतंत्रता है और इसी में तुम्हारी भी स्वतंत्रता है। तो राज्य उसे पकड़ के लाएगा यहाँ तक कि इसमें स्वतंत्रता है। तो ये क्या हुआ, राज्य ने उसको अवगत कराया, उसको बताया कि इसमें स्वतंत्रता तुम्हारी है और सबकी है। तो राज्य ने जो उठा के पकड़ के उसे यहाँ इस रास्ते पर चलाए, वो राज्य का सकारात्मक कार्य है कि राज्य ने बताया इसमें आपकी स्वतंत्रता है। ओके, ये है। और एक सिंपल और तरीके से समझ लीजिएगा, जैसे मान के चलिएगा आपके मम्मी पापा है, वो आपको फोर्स करते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो, तो ये आपकी स्वतंत्रता है। वो आपकी मम्मी पापा जो कर रहे हैं वो आपके लिए पॉजिटिव लिबर्टी का काम कर रहे हैं। और आपकी नेगेटिव लिबर्टी क्या है कि आप बाहर जाके खेल रहे हैं, कि आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, आप 12 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये आपकी नेगेटिव लिबर्टी है। इसमें आपका नुकसान होगा, आपके माता पिता का नुकसान होगा। और जो पॉजिटिव लिबर्टी है उसमें आपके मम्मी पापा आप पर फोर्स करेंगे कि भाई पढ़ो और इतने टाइम तक पढ़ोगे, खाना टाइम से खाओगे, टाइम से स्कूल जाओगे, टाइम से कोचिंग जाओगे, गंदे दोस्तों के साथ घूमोगे नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी। ओके, पॉजिटिव लिबर्टी क्या करती है, एक अच्छाई का रास्ता देती है और नेगेटिव लिबर्टी एक बुराई का। ओके, क्लियर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इनके बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनको भी याद रखिएगा। अब आते हैं लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता के प्रकार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉस्की टाइप ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, ओके, सिविल लिबर्टी के बारे में, पॉलिटिकल लिबर्टी एंड इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में। अब यहाँ से पूछ लेते हैं कि किस थिंकर ने स्वतंत्रता के टाइप बताए हैं या किस थिंकर के अनुसार 3 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। तो याद रखिएगा, हेरल्ड लॉस्की के अनुसार 3 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो इनकी पुस्तक है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि सिविल लिबर्टी होती है, पॉलिटिकल लिबर्टी होती है ना, एंड इकोनॉमिक लिबर्टी होती है। ये चीज याद रखिएगा। अगला है अमर्त्य सेन, ये भारतीय थिंकर हैं, भारतीय विचारक हैं, इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन, व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, 1999 में इन्होंने इस पुस्तक में व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना और व्यक्तियों की क्षमताओं में विकास हम कैसे कर सकते हैं, राज्य द्वारा कुछ हस्तक्षेप किए जाएंगे। ओके, पॉजिटिव लिबर्टी द्वारा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मार्क्सवादियों द्वारा स्वतंत्रता क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मार्क्सवादी एक चीज याद रखिए, स्वतंत्रता के लिए ये लोग लिबरेशन का उपयोग करते हैं, ठीक है। बाकी थिंकर क्या करते हैं, फ्रीडम का उपयोग करते हैं, और मार्क्सवादी लिबरेशन अर्थात मुक्ति का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सिर्फ अलग अलग दिखाने के लिए। अगर हम मार्क्स यहाँ फ्रीडम का उपयोग करते तो क्या होता, हम लोग भी क्या समझते कि फ्रीडम वही वाली फ्रीडम की ये भी बात कर रहे हैं। तो इन्होंने स्वतंत्रता के लिए लिबरेशन का उपयोग किया है, मुक्ति। तो मार्क्स के अनुसार क्या है, स्वतंत्रता व्यवस्थाओं का अभाव। मार्क्स ने स्वतंत्रता में क्या कहा कि व्यक्ति आर्थिक जो पूंजीपति हैं उनके अनुसार श्रमिक वर्ग का शोषण किया जा रहा है, वही स्वतंत्रता है। तो उसके बारे में वो चर्चा करते हैं। ओके, ये चीज आपको याद रखना है कि मार्क्स ने क्या कहा, व्यवस्थाओं का अभाव, है ना, जो लगे हैं हमारी कि भाई व्यवस्था क्या है, व्यवस्था नहीं, व्यवस्थाओं, है ना, जो मतलब हमारी मजबूरी है कि हम पूंजीपति वर्ग के द्वारा हमारा शोषण हो रहा है, उसके अभाव, उसे हम हटा देंगे तो आ जाएगा। जो आर्थिक संसाधन है समाज में इक्वल बांट दिए जाएंगे, सभी का अधिकार कर दिया जाएगा उन पर, चाहे पूंजीपति वर्ग हो चाहे सरमारा वर्ग, मतलब
कोई भी व्यक्ति में किसी प्रकार का वर्ग नहीं होगा, सभी को समान दे दिए जाएंगे, वही स्वतंत्रता है। ओके, व्यक्ति के स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से। वो कहते हैं जो आर्थिक संसाधन है जो हमने दिए हैं सभी को, उन पर जो प्रतिबंध लगे हैं पूंजीपति वर्गों के लिए है ना, अन्य वर्गों के लिए है, श्रमिक वर्गों के लिए नहीं है, तो वो प्रतिबंध हटा दीजिएगा तो आपको लिबरेशन हो जाएगा, अर्थात मुक्ति हो जाएगी, स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो याद रखिएगा, यहाँ मार्क्सवादी जितने भी थिंकर हैं उन्होंने फ्रीडम शब्द नहीं यूज किया, उन्होंने लिबरेशन शब्द यूज किया है। यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है। ओके, ऐसे ही मार्क्सवादी थिंकर है एरिक फॉर्म, इनकी पुस्तक याद रखिएगा, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, है ना। ये पुस्तक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। पर्पसिव लिबर्टी अर्थात उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता क्या होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता क्या है? इसमें समुदायवादी थिंकर आते हैं, कम्युनिटेरियन। ओके, समुदायवादी थिंकर आते हैं। समुदायवादी विचारधारा के बारे में हम लोग कल फ्री क्लास में देखेंगे। ओके, तो इसमें समझ लीजिएगा, वो कहते हैं भाई हमारे समुदाय का उद्देश्य क्या है, उस हिसाब से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमें बकाया व्यक्तियों से कुछ लेना नहीं। जैसे मान लीजिए आदिवासी कहते हैं हमारी स्वतंत्रता उसमें है जो हमें स्वतंत्रता दी जाए, हमारी कम्युनिटी को देखकर स्वतंत्रता दी जाए, स्वतंत्रता के अधिकार मिले, वो हमारे लिए स्वतंत्रता है, ना कि सारे व्यक्तियों के अनुसार। ठीक है, इसमें समुदायवादी जैसे चार्ल्स टेलर आते हैं, माइकल वॉल्जर आते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ सिर्फ इतना याद रखना है कि समुदायवादी थिंकर आते हैं, बस। ओके, अगला स्वतंत्रता और विधि में संबंध क्या है? हम लोगों ने जॉन लॉक के बारे में पढ़ा था। जॉन लॉक ने क्या कहा था कि स्वतंत्रता हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हम लोग विधि जो है, कानून जो है, प्राकृतिक कानून जो है, नेचुरल राइट है, उनके लिए क्या होना चाहिए? एक अथॉरिटी होना चाहिए। और अथॉरिटी के रूप में उन्होंने सामाजिक समझौते द्वारा स्टेट का निर्माण हुआ था, राइट। तो उन्होंने बताया स्वतंत्रता का असर विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता, अर्थात विधि का जो पालन होगा, कानून का जो पालन होगा, वही में स्वतंत्रता है। ओके, राइट, याद रखिएगा। अब लॉक क्या कहते हैं? विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जो प्राकृतिक अवस्था की बात करते थे जॉन लॉक, तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक कानून थे। लॉक का व्यक्ति कैसा था? विवेकशील था, समझदार था, एक दूसरे की मदद भी करता था, राइट। तो विधि थी, लेकिन उसको देखने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी, जिससे कि अच्छे से प्रबंधन नहीं हो पा रहा था समाज का, और सही से नहीं चल पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो विधि है उसका पालन करने के लिए हमने राज्य बनाया, और जो प्राकृतिक कानून है उन्हीं का हम मानेंगे, कानून करें, उन्हीं के अनुसार हम चलेंगे, तो उसी में हमारी स्वतंत्रता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी चीजें, राइट। चल थम्स अप दीजिए और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी गुड। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। तो स्वतंत्रता क्या है? प्रतिबंधों का अभाव। एक थिंकर जो मैकीन है वो क्या कहते हैं? स्वतंत्रता अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ेंगे इक्वालिटी। ओके, अर्थात समानता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? कॉन्सेप्ट था फ्रीडम, है ना, लिबर्टी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी, समानता। चलिए, समानता क्या होती है? समानता बताइए। अच्छा, आज के टाइम में आपको समाज में समानता दिखती है? और ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, पिक्चर दिख रही है सामने स्क्रीन पर, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको समानता के गुण दिख रहे होंगे, है ना, मेरिट्स दिख रहे होंगे इसके, है ना, उसके समानता के, राइट। कल करवा, क्यों, कहाँ जाना है भाई? क्लास है इसके बाद कोई?
आपकी 9 बजे के बाद कोई क्लास, सॉरी 10 बजे के बाद कोई क्लास है? जोया, 10 बजे के बाद आपकी कोई क्लास है? जब आपकी कोई क्लास नहीं है तो फिर आध घंटा या 30 मिनट पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? अगर एक दिन में 2 टॉपिक हो ही भी जाते हैं तो समय आपका ही बचेगा, है ना? रिवीजन हम लोग बहुत ज़्यादा कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग समानता देख लेते हैं। समानता में एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये अलग धर्म से हैं, ये अलग धर्म से हैं, ये छोटा है, तो इसमें सभी लोग समान हैं। वुमेन राइट, ह्यूमन राइट, इन सब के बारे में मतलब सभी लोग समान हैं। समानता का अधिकार मतलब समानता किस रूप में? कि एक व्यक्ति है, मानव है, इसलिए हम इसे समानता देंगे। ओके, याद रखिए। तो समानता क्या है हम उसके बारे में देख लेते हैं। उदारवादियों के अनुसार समानता क्या है? समानता वैधानिक होती है, अर्थात एक कानून के अनुसार होती है समानता। उदारवादी जैसे जॉन लॉक, हॉब्स, है ना, इन्होंने क्या कहा था? समानता लीगल होती है, जिसमें व्यक्ति कानून नियमों के समक्ष समान माने जाते हैं। जब व्यक्तियों को अधिकार भी समान दिए जाएंगे तो समान कानून के अनुसार भी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होते हैं। ओके, तो समानता क्या होती है? वैधानिक होती है, अर्थात लीगल होती है। अगला पॉइंट, लॉक के अनुसार प्रकृति ने सभी व्यक्तियों या मनुष्यों को समान एवं स्वतंत्र पैदा किया है। इतना याद रखिएगा, लॉक ने सभी व्यक्तियों को क्या माना? लॉक ने कहा कि उदारवादियों के अनुसार, लॉक उदारवादी है, ठीक है, कि जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से प्रकृति में आया है तो व्यक्ति को समान भी होना चाहिए। समान होगा तो उसे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार सब कुछ होगा, राइट? समानता यही तो है। तो वो कहते हैं जब प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान व स्वतंत्र पैदा किया है तो हम किस प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं? महिला पुरुषों में हम किस प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं, राइट? तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, संपत्ति को हानि नहीं पहुंचा सकता। वो कहते हैं जब व्यक्ति स्वतंत्र उपजा है तो हम महिलाओं के अधिकारों को कम कैसे कर सकते हैं, है ना? पुरुषों के अधिकारों को कम कैसे कर सकते हैं? बच्चों के अधिकारों को हम कैसे कर सकते हैं? किसी की संपत्ति को हानि हम कैसे पहुंचा सकते हैं? हम किसी के स्वास्थ्य को हानि कैसे पहुंचा सकते हैं? ये नहीं होगा। ओके, अमेरिका के जो घोषणा पत्र में कहा गया था कि सभी लोग जन्म से समान हैं और निर्माता ने मनुष्यों को समान अधिकार दिए हैं। जब हम लोगों ने अन्ना हरेंट में पढ़ा था तो अन्ना हरेंट ने अमेरिकी क्रांति को अच्छा बताया, है ना, क्योंकि अमेरिका ने सभी लोगों को समान माना है। ओके, याद रखिए। और 1789 फ्रांसीसी क्रांति घोषणा पत्र में भी कहा गया कि मर्यादा और अधिकारों में सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र एवं समान है। सभी व्यक्तियों को मर्यादा पूर्वक सम्मान एवं अधिकार दिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि समानता के बारे में किसमें क्या कहा गया। ओके, अगला पॉइंट है, मार्क्सवादी एवं समाजवादियों ने क्या कहा? तात्विक समानता पर बल दिया, है ना, जिसमें रोजगार, अधिकार, संपत्ति, समानता पूर्वक वितरण एवं राज्य के नियंत्रण पर बल दिया। समानता कब होगी? जब आर्थिक जो संसाधन है उनको हम समान रूप से बांट देंगे, रोजगार सभी को देंगे, वो समानता है। ओके, समानता की संकल्पना कहाँ से आई? आधुनिक युग की देन है। जब मैकियावेली को हमने पढ़ा था तो मैकियावेली ने क्या कहा था? समानता, व्यक्ति को समान होना चाहिए, स्वतंत्रता, ये बात करते हैं। तो ये सारे की कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये क्या है? सारे आधुनिक युग की देन है। ओके, ये पूजा मैंने नहीं करवाया, ये उदारवादियों के अनुसार। देखिए, अब आपको लगेंगे कई कॉन्सेप्ट कि मैंने पहले करवाए, लेकिन पहले नहीं करवाए, ठीक है, क्योंकि जो हम लोगों को सेकेंड यूनिट में पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। अब सेकेंड यूनिट का यहाँ सब मिक्सअप हो जाता है फर्स्ट यूनिट में, क्योंकि अब हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लिबर्टी क्या है, फ्रीडम क्या है और इक्वालिटी क्या है, ये कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट हम कैसे समझेंगे? जब सेकेंड यूनिट में हमने कई अलग अलग विचारधारा के थिंकर भी पढ़े तो उनके हम विचारों को देखते हैं कि किस थिंकर ने समानता के बारे में क्या कहा है। इसलिए आपको लग रहा है कि सर ने कराया है, लेकिन मैंने नहीं कराया। ओके, चलिए
तो आधुनिक युग में समानता की संकल्पना का केंद्रीय श्रेय रूसो को जाता है, जिसमें समानता के बारे में वो क्या कहते हैं, सभी लोग लोकप्रिय संप्रभुता सभी की सार्वभौमिक हित वाली इच्छा की देन है समानता। ओके, और उसमें जो लिबर्टी थी उसमें स्वतंत्रता के बारे में कहा गया था, तो आधुनिक युग की देन है मैकियावेली को मान लीजिएगा, है ना। ओके, तो इसमें जो आधुनिक युग में समानता का श्रेय जाता है वो रूसो को जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समानता से क्या आशय रखते हैं उसे हम लोग समझ लेते हैं। समानता किससे संबंधित है, चाहिए से संबंधित है। मतलब समानता हमें चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हम व्यक्ति हैं इसलिए हमें चाहिए, राइट। तथ्यात्मक रूप से समानता नहीं होती, मतलब कह नहीं देंगे कि समानता है ये, कि हमने कहा कि महिला पुरुष समान है, कह दिया सरकार ने है, लेकिन ऐसे नहीं होगा जब तक सरकार महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार नहीं देगी। तो समानता चाहिए से, अर्थात महिला पुरुषों को समान वेतन, कोई भी जॉब करती है महिला पुरुष तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए, है ना, ये चीज होती है। समानता का अर्थ क्या है, समाज में विशेष अधिकारों की विषमताओं को समाप्त करना। आर्टिकल 18 हमने जब पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, पिछले बैच में हमने पढ़ाया था, तो आर्टिकल 18 में क्या कहा गया था, विशेष अधिकार एवं विषमताओं का समाप्त होना। क्या, राजा गजाशाही राजाशाही ये सारी उपलब्धियां खत्म कर दी गई थी, क्योंकि उससे समाज में जो भेदभाव है कि ये राजा फैमिली के हैं, ये अच्छे हैं, उच्च वर्ग हैं, तो ये सब विषमताएं खत्म कर देना ही समानता है। विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप वीआईपी हैं तो आपके यहाँ लोग घर खाना बनाने जाएंगे, है ना, कि आपके मान लीजिए आप वीआईपी हैं, आपके लिए रोड खाली कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ है ना। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपकी समाज में सबसे ज्यादा सैलरी है तो आपके लिए रोड खाली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, किसी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं होगा, आप मानव है, मानव की तरह रहेंगे। जैसे कानूनों के समक्ष समानता, चाहे फिर राष्ट्रपति हो कोई भी हो, कानूनों के समक्ष सभी समान, राइट, तो किसी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं होता उनके पास। ठीक है, समानता का अर्थ है विभेदों का अंत, अर्थात जो निम्न वर्ग उच्च वर्ग में जो असमानताएं होती हैं, विभेद होती हैं, विषमताएं होती हैं, उनका अंत हो जाता है। ओके, क्लियर। अगला पॉइंट है, समानता का आशय प्रत्येक प्रकार के विभेदों की समाप्ति नहीं बल्कि अतार्किक विभेदों की समाप्ति, है ना। क्या है इसे समझ लीजिएगा। प्रत्येक प्रकार, एक चीज याद रखिएगा, समानता क्या है, प्रत्येक प्रकार के विभेदों की समाप्ति नहीं होती है, जो अतार्किक विभेद है उनकी समाप्ति होनी चाहिए, है ना। जैसे हमने अभी मंदिर का एग्जाम्पल लिया था आपको, सबरीमाला मंदिर, तो समानता क्या है, जो अतार्किक है उसे खत्म कर दीजिएगा। महिलाएं मंदिर में नहीं जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी भाई, ऐसा क्या है कि नहीं आएंगी, वो भी स्वतंत्र जन्मी है, उनको भी समानता है। आप एकदम विदाउट लॉजिकल बात कर रहे हैं कि महिलाएं नहीं आएंगी, अपवित्र हो जाएगा मंदिर, तो ये अतार्किक है, ये चीजें हम हटा देंगे, सभी लोग मंदिर जाए, ये समानता है। ओके, अगला है अतार्किक विभेदों का आशय है लिंग जाति धर्म के आधार पर किए गए भेद, कि महिला है इसलिए मंदिर नहीं जाएगी, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो अतार्किक विभेद क्या होते हैं, जो लिंग है, जाति है, धर्म है, कि भाई मान के चलिएगा हिंदू धर्म का उसमें चर्च में नहीं जाएगा या मस्जिद में नहीं जाएगा, भाई जाएगा, देखने क्यों नहीं जाएगा, घूमने जाएगा, है ना, अमृतसर जाएगा, गुरुद्वारा जाएगा, सब जगह जाएगा, है ना। महिला है इसलिए नहीं जाएगा, जाएगा भाई, समानता समानता होती है। ओके, तो इसीलिए समानता चाहिए से संबंधित है, कहने से संबंधित नहीं है। समानता का अर्थ है उन विषमताओं को हटा देना जो समाज द्वारा निर्मित की गई, ना कि प्राकृतिक विषमताएं। जो समाज द्वारा बनाई गई विषमताएं उनको हटाना है। जैसे समाज द्वारा क्या बनाया गया, जाति बनाई गई है, लिंग बनाया गया है, धर्म बनाया गया है। देखिए लिंग अर्थात जो एक समाज द्वारा क्या किया गया है, जेंडर बनाया गया है, राइट, जेंडर की ये फीमेल होगा ये मेल होगा, ये समाज द्वारा बनाया गया है, ना कि प्राकृतिक रूप से आया है। बायोलॉजिकल तरीके से सिर्फ महिला पुरुष बस शरीर में अंतर है, वैसे कहीं और कोई अंतर नहीं, लेकिन समाज में आकर जेंडर में अंतर हो गया, राइट। तो ये वो कहते हैं जो समाज द्वारा बनाए गए हैं उनको हटा देना, यही बात है। जब हम लोग नारीवादी विचारधारा को पढ़ेंगे तो ये चीज आपकी वहां क्लियर हो जाएगी। ओके, तो ये लोग ये विचारक क्या करते हैं, समानता में उन विषमताओं को हटा दीजिएगा जो समाज द्वारा बनाई गई,
ओके, उन विषमताओं को मत हटाइएगा जो प्राकृतिक द्वारा या प्रकृति द्वारा बनाई। ओके, समानता का आशय सभी के साथ समान व्यवहार नहीं है। एक चीज याद रखिएगा कि मान लीजिएगा आपके यहाँ चोरी की किसी अन्य ने, ठीक है, हमने कहा कि उसके साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे कि वो व्यक्ति है, राइट, व्यक्ति है तो उसे समानता का अधिकार है, उसने चोरी की कोई बात नहीं, उसे दंड नहीं दें। तो भाई ये भी समानता नहीं है कि हम समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करें, असमान के साथ असमान करें, यही समानता है। भाई चोर ने चोरी की तो उसको दंड देंगे, ये नहीं कि वो व्यक्ति है और मानव है, समान है, तो उसे हम दंड नहीं देंगे, दंड देंगे, है ना, ये समानता है। समानता का आशय सभी के साथ समान व्यवहार नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, समानता का आशय समान लोगों के साथ समान व्यवहार होता है, असमान के साथ असमान, ये चीज याद रखिएगा। समानता का समकालीन युग अर्थात प्रेजेंट युग में सबसे सटीक क्या है, अवसर की समानता। अब समानता अगर देखिएगा एक चीज, थोड़ा 2 मिनट वेट करेंगे। समानता में क्या है, आप सबको एक इक्वल रखा गया, राइट। समाज द्वारा जो आपने प्राचीन काल में भारत में जिन भी जातियों ने शोषण सहा है, तो आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ने क्या किया, सबको समान रखने के लिए अवसर की समानता रखी, राइट। जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, एससी ओबीसी जो समाज द्वारा बनाई नहीं जातियां हैं, तो उनको भी एक आगे लाने के लिए, समान लाने के लिए उनके भी लिए रिजर्वेशन रखा गया है ना, अवसर की समानता दी गई, अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वालिटी। ओके, है ना। तो अवसर की समानता आप लोग जानते ही हैं। लॉस्की के अनुसार समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा ना हो कि वो पड़ोसी को खरीद ले या पड़ोसी को अपनी नागरिकता दे दे, और कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि वो रोटी ना खा पाए, कि वो अपने आप को एकदम हीन समझे कि हम जानवर के रूप में पैदा हुए हैं। तो लॉस्की को भी इम्पोर्टेंट रखेंगे, हेरोल्ड लॉस्की हमने आपको बुक बताई है, तो यहाँ भी हम लोग लॉस्की को पढ़ते हैं, है ना। तो लॉस्की ने यही बात कही है, समानता का मतलब ये है कि सभी लोग इतना तो हों कि वो अपने आप को हीन ना समझे, और कोई इतना ना हो कि वो उसे ये लगे कि हम अपने पड़ोसी को भी खरीद सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जोया, संजय, सॉरी, जोया, विश्वजीत, पूजा, कोमल, समृद्धि, और कौन है, साबा हुसैन, अंजलि, विश्वजीत, पूजा, आई होप आप सभी को क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई विचारकों द्वारा समानता की संकल्पनाएं दी गई हैं अलग अलग। तो 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी में समानता के सबसे बड़े समर्थक आर.एच. टॉनी हैं। इन थिंकर को याद रखेंगे, आर.एच. टॉनी। इन्होंने इंग्लैंड में असमानता का धर्म व्याप्त है। इन्होंने कहा कि इंग्लैंड में जो है वो असमानता व्याप्त है, अर्थात इंग्लैंड में जो असमानता है उसको इन्होंने देखा और फिर उन्होंने समानता के बारे में बात की है। तो इनकी पुस्तक जो है इक्वालिटी 1931 में लिखी गई है, और इनकी अन्य रचनाएं एक्विजिटिव सोसाइटी एंड रीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, एजुकेशन, द सोशलिस्ट पॉलिसी, इनके बारे में आपको याद रखना है। ओके, अब अगला पॉइंट है, जब हम लोगों ने हॉब्स के बारे में पढ़ा था तो इन्होंने इंग्लैंड में समानता के लिए 2 समानांतर आंदोलन चल रहे थे। क्या हुआ थे, जब हॉब्स क्या कर रहे थे कि हॉब्स जब अपना लेखन का काम कर रहे थे, तब इंग्लैंड में 2 वो चल रहे थे आंदोलन, और 2 आंदोलन का नाम क्या था, लेबर्स एंड डैगर। लेबर्स आंदोलन क्या था, जो राजनीतिक समानता के समर्थक थे कि राजनीति में हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, और अगले जो डैगर्स थे वो आर्थिक समानता के बारे में बात करते थे। ओके, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि लेबर्स किससे संबंधित है, डैगर्स किससे संबंधित है। तो लेबर्स एक आंदोलन है जो राजनीतिक समानता के समर्थक है, और डैगर्स आर्थिक समानता के समर्थक है। ओके, क्लियर। अब अगला आता है, लॉक के विचारों में नैतिक समानता की संकल्पना निर्धारित है कि सभी लोग समान हैं, सभी लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए, राइट। लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्थाओं में सभी मनुष्य समान थे तथा सभी मनुष्य ईश्वर ने समान अधिकार दिए हैं, अर्थात सभी मनुष्यों को ईश्वर ने समान अधिकार दिए हैं। व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार मिले हैं तो व्यक्ति के पास वो अधिकार रहेंगे,
जो हम लोगों ने समझौता करके राज्य बनाएंगे, सिर्फ राज्य को हमने एक अधिकार दिया है, वो अधिकार क्या होगा कि राज्य हमारी बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा करेगा। ओके, क्लियर। ये अलग अलग थिंकर ने अलग अलग विचार कहे हैं समानता के बारे में। अगला पॉइंट है समानता के कुछ डायमेंशंस देख लेते हैं। औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता क्या है? फॉर्मल इक्वालिटी है ना, एब्सोल्यूट इक्वालिटी भी बोलते हैं इसे। शास्त्रीय उदारवाद तथा नव उदारवादी विचारक इसके समर्थक हैं। शास्त्रीय उदारवाद क्लासिकल लिबरलिज्म, जिसमें हमने पढ़ाया है क्या है कि भाई जॉन लॉक है। नव उदारवाद में क्या है? जॉन रॉल्स है, नॉजिक है, इन सबको हमने पढ़ा है ना। तो औपचारिक समानता के समर्थक कौन है? हॉब्स, लॉक एंड रूसो। जो प्राकृतिक अवस्था में हमको स्वतंत्रताएं समानताएं मिली हैं उनको ये लोग मानते हैं। तो यहाँ से थिंकर के नाम पूछे जाते हैं कि फॉर्मल इक्वालिटी के कौन से थिंकर हैं? तो हॉब्स, लॉक, मिल। ओके, याद रखिएगा। अब अगला आता है औपचारिक समानता के प्रकार भी देखते हैं। औपचारिक समानता में कई प्रकार है, जैसे मोरल इक्वालिटी। इसमें थिंकर कौन से हैं? हॉब्स, लॉक द्वारा वर्णित है। तो मोरल इक्वालिटी के बारे में क्या होता है? समानता आरंभिक विचार नैतिक समानता के रूप में आया। नैतिकता समानता एक आदर्शवादी संकल्पना है, मतलब हम अपने साथ वैसा ही व्यवहार एक चाहेंगे कि हमारा कोई नुकसान ना हो। मतलब ये मान लीजिएगा, आप जब समाज से अपेक्षा करेंगे कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, तो आपको भी अपने आप से अपेक्षा करनी चाहिए कि हम दूसरों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करें जिस प्रकार का हमें चाहिए। ठीक है, यही है आपकी नैतिक समानता। नैतिक समानता का आशय सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। मतलब जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर की समान संतान है। ओके, नैतिक समानता में ये कहा गया है। हॉब्स, लॉक इसके प्रबल समर्थक भी हैं। प्राकृतिक अवस्था में नैतिक समानता विद्यमान होती है, ये कहते हैं, है ना। तो याद रखिए, आई होप आपको क्लियर हो गया। अब वैधानिक लीगल समानता में क्या है, ये आपको पता है, किसी भी प्रकार का कानून के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। चाहे आप विकलांग हो, चाहे महिला हो, चाहे आप व्हील चेयर पर हो, चाहे आप तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो, किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। अगर आपने चोरी की है तो आपके लिए भी सेम दंड होगा, आपने चोरी की है तो आपके लिए भी सेम दंड होगा। किसी प्रकार की दया का भाव नहीं होगा कि आप विकलांग हैं, आपने अपनी भूख के लिए चोरी की है, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समाज या राज्य ने आपको पहले से आर्थिक समानता दे रखी है कि आप अपना पैसा कमा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, राइट। तो आप फिर चोरी क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए समानता, आपको लीगल समानता का आशय सबसे है विधि के समक्ष सभी को समानता, है ना, किसी प्रकार के व्यक्ति हो। तो वैधानिक समानता के समर्थक कौन से हैं? बेंथम है, लॉक है, ऑस्टिन है, मिल है। ये सारे थिंकर लीगल इक्वालिटी का भी सपोर्ट करते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ते हैं। सामाजिक समानता, इसमें आप देखिएगा टुगेदर, ब्लैक, व्हाइट, कम ब्लैक, और ये अलग अलग कल्चर से आए लोग। इसमें क्या है, सामाजिक समानता क्या है कि समाज में रहने वाले अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग लिंग, जैसे मान लीजिएगा मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, इन सब के प्रति सामाजिक समानता। कि समानता किस आधार पर? कि सभी मानव हैं और प्रकृति ने सभी को समान रूप से जन्म दिया है। ठीक है, तो किसी प्रकार का धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेद की समाप्ति। ओके, विशेष अधिकार एवं विषमताओं का अंत, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, ये होती है सामाजिक समानता। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजनीतिक समानता क्या है? राजनीतिक समानता में प्रत्येक व्यक्ति को सहभागिता का समान अधिकार दिया जाएगा। एक वयस्क मताधिकार, एक जब मतदाता बन जाता है तो उसको राजनीति में सहभागिता मिलनी चाहिए, कि वो एक व्यक्ति है, वो मतदाता है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार प्राप्त होगा। प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने का अधिकार होगा। बेंथम ने सर्वप्रथम एक व्यक्ति एक मत का विचार दिया था, लेकिन इनके बाद जो मिल आए थे उन्होंने कितने मत का अधिकार दिया था? आंसर करेंगे सभी लोग। ओके, चलिए आंसर दीजिए सभी लोग। मिल ने एक व्यक्ति को कितने अधिकार, कितने मत देने का, वोट देने का अधिकार दिया था? आंसर कीजिए। ओके, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड अंजलि। रॉबर्ट डहल आते हैं। रॉबर्ट डहल में लोकतांत्रिक सरकार राजनीतिक समानता के तर्क के अनुरूप है। समान रूप में मतदान, प्रभावी भागीदारी, प्रबुद्ध समाज, है ना, एजेंडा नियंत्रण, सामूहिक निर्णयों में सभी
वयस्क मतदारों को शामिल किया है। इसको समझ लीजिएगा थोड़ा। रॉबर्ट डहल ने लोकतांत्रिक सरकार को राजनीतिक समानता के तर्क के रूप में तर्क के अनुरूप कहा है। उन्होंने कहा है कि समान रूप से मतदान, सभी को समान रूप से मतदान मिलेगा, सभी भागीदार करेंगे, प्रभावी भागीदारी होगी, मतलब सभी लोग एक राजनीति में प्रभावी रूप से भागीदार होंगे। प्रबुद्ध समाज मतलब एक समझदारी वाला समाज होगा, वो जानेगा कि राजनीति क्या होती है ना। एजेंडा नियंत्रण, सरकार के एजेंडे को नियंत्रित करना भी वो जानेगा, ये अधिकार होने चाहिए उसको राजनीति में। सामूहिक निर्णय में सभी वयस्क मताधिकारों को शामिल करना, अर्थात जितने भी मताधिकार हैं जितने भी मतदाता हैं वो सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे, सरकार ने जो भी पॉलिसी बनाई उस पर डिसीजन लेंगे। यही होती है राजनीतिक समानता। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समानता, ये आप समझते ही हैं कि कल्याणकारी राज्य के समर्थन में समाजवादी विचारक न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कि लोगों को राज्य ऐसी सुविधाएं प्राप्त करेगा कि जो भी अपने जीवन में कुछ नहीं करते हैं ना। आर्थिक समानता, जैसे मान लीजिए कुछ करते हैं, अभी जो कुम्हार होते हैं मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, सिरमिक होते हैं, उनको क्या दिया, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक वो दिया है मशीन बनाने वाली, मतलब जो पहले चक्का होता था उसे पहिया बोलते हैं, उस पर वो अपना मिट्टी का बर्तन बनाते थे। तो अब उन्होंने ये पहिया जो है उसे इलेक्ट्रिक कर दिया, ठीक है, मोटर लगा के वो चलता है, ठीक। तो वो उसको प्रोवाइड कर दी, क्यों कर दी, एक आर्थिक समानता में लाने के लिए, क्योंकि आपकी न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो सके। क्योंकि उससे पहले वो हाथ से घुमाता था, मेहनत बहुत होती थी। अब धीरे धीरे जब व्यक्ति बूढ़ा होता जाएगा तो मेहनत कम कर पाएगा, राइट। तो उसको कहीं ना कहीं एक आर्थिक समानता देने के लिए उन्होंने उसे इलेक्ट्रिक कर दिया, जिससे कि उन्हें समानता मिलेगी और वो अपने अधिकारों का सही से पालन कर पाएंगे और अपनी आर्थिक क्षमताएं और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। ओके, ये होता है वेलफेयर स्टेट का काम। ओके, क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। लैंगिक समानता, ये आपको पता ही है, तो इसमें आप लोग थिंकर का नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप। पैट्रियार्की सत्ता का समाप्ति करना, मतलब पैट्रियार्की क्या होती है, पुरुष प्रधान समाज का समाप्त करना। मतलब हम लोग ये नहीं कहेंगे कि, हम लोग ये भी कहेंगे कि महिला भी घर को संभाल सकती हैं, है ना। निजी एवं सार्वजनिक जीवन में विभेद की समाप्ति, राइट। जो प्राइवेट एवं पब्लिक जो जीवन है उसमें महिलाओं को ये नहीं कि हम महिलाएं प्राइवेट जॉब नहीं करेंगी या महिलाएं जॉब नहीं कर सकती हैं या महिलाओं को वेतन कम नहीं मिलेगा। तो लिंग के आधार पर जो असमानता है उसको खत्म करने की बात करते हैं। ओके, महिलाओं के घरेलू कार्यों में महत्व स्वीकार करना, जो घरेलू काम है उनको स्वीकार करना कि महिलाएं अच्छा भी करती हैं, महिलाएं अच्छा करती हैं, है ना। ब्रिटेन के विचारक जो समाजवादी झुकाव रखते हैं उनमें रिचर्ड टॉनी, जॉर्ज ऑवेल एंड रिचर्ड टिटमस। ओके, याद रखिएगा। क्लियर यहाँ तक? अफसर की समानता, इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा, है ना। अफसर की समानता क्या है, आप सेम जान लीजिएगा। यहाँ आपको थिंकर याद करने हैं और इनकी पुस्तक, जैसे जॉन रॉल्स ने अफसर की समानता की बात की है। जॉन रॉल्स ने क्या कहा था, चलिए बताइए, जॉन रॉल्स ने क्या कहा था? चलिए जवाब दीजिए सभी लोग, जोया, करिश्मा, पंकज, पूजा, विश्वजीत, साक्षी, अंजलि। भाई सो तो नहीं गए हैं क्लास में? समान न्याय सभी को, यस, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, है ना। अफसर की समानता, मैक्सिमनी सिद्धांत, अंतर का सिद्धांत, सभी समान। ओके, वेरी गुड। व्यक्तियों को समान न्याय, ओके। चलिए, वेरी गुड। तो समानता सर्व स्वीकृत आधुनिक रूप है। समानता, अफसर की समानता का अभिप्राय समानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार की बात करते हैं।
अपसर्ग की समानता का मूल अभिप्राय क्या है? आरंभिक स्थिति मूल रूप से समानता लाना है, प्रत्येक स्थिति में नहीं। मतलब क्या है अपसर्ग की समानता? ये लाइन है, सबको हमने अवसर दिया कि इस लाइन पे खड़े होकर सभी लोग दौड़ लगाएंगे। हमने अवसर तो सबको दिया था कि समान दूरी से दौड़ लगाएं, लेकिन अब जो भी सबसे पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा, है ना? तो जो जीतेगा उसे हम अच्छा मानेंगे, राइट? तो ये अवसर की समानता होती है कि हमने सबको अवसर दिया एक समान दूरी से दौड़ लगाएंगे, ये होती है अवसर की समानता। जब हम लोग परिणाम की समानता की बात करेंगे तो परिणाम में क्या होता है, व्यक्ति को कहीं भी वो खड़ा हो, है ना, लास्ट में वो कितनी भी देर में पहुंचे, लेकिन परिणाम सभी का समान, ठीक है? तो अवसर की समानता क्या है? समान स्थिति पर, जैसे ओबीसी एसटी जनरल सबको क्या किया जाता है, एग्जाम के लिए क्वालिफाई कराया जाता है कि भाई आप लोग एग्जाम दीजिएगा, अवसर दिया जाता है उनको कि आप लोग भी कर सकते हैं, राइट? ठीक है। डॉर्किन ने अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में व्यक्त किया है। मतलब सभी व्यक्तियों को संसाधन की समानता, संसाधन दे दिए जाएंगे, वही समानता है। डॉर्किन के अनुसार आरंभिक स्थिति में लोगों की समान संसाधन दिए जाएंगे। मतलब वो कहते हैं समानता क्या है, व्यक्तियों को संसाधन समान दे दीजिएगा। अब समान संसाधन देने के बाद व्यक्ति अपने संसाधन से जो भी कमाएंगे वो उनकी समस्या, आप कमाएं या ना कमाएं, लेकिन राज्य ने आपको एक अवसर दिया था कि आपको संसाधन दिए थे, आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर लें, ठीक है? ऐसा नहीं कि राज्य ने आपकी मदद नहीं की, आपको अवसर दिया था कि आप समानता से जिए, है ना? तो आरंभिक स्थिति में राज्य आपको समान संसाधन दे देता है कि आप अपना जीवन जिए, मतलब जीविका जीने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा देगा कि आप समान व्यक्ति के रूप में, ओके? डॉर्किन शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को अन्य लोगों से अधिक सुविधाएं प्रदान करने की बात करते हैं, और इन्होंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंशन योजना नाम दिया। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, पेंशन योजना किसने दी? ओके, पेंशन किसने दिया? तो डॉर्किन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? तो यहां से भी पूछा जाता है, डॉर्किन कहते हैं कहते हैं कि भाई जो विकलांग है उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको अवसर कैसे दे सकते हैं? तो हम उनको पेंशन दे देंगे, जैसे प्रेजेंट टाइम में हमारे राज्य में भी पेंशन दी जाती है, राइट? तो कहीं ना कहीं एक समानता में लाया जाता है, ओके? ये इनकी बुक है, याद रखिएगा। जॉन रॉल्स को हम लोगों ने पढ़ाई था। जॉन रॉल्स के अनुसार अवसर की समानता का आशय व्यक्तियों को मूल प्राथमिक वस्तुएं प्रदान करना। प्राथमिक वस्तुएं मैंने आपको बताया था, प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं और सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं, इन दोनों को आप लोग पढ़िएगा, ओके? याद रखिएगा। अब अवसर की समानता में क्या है, ये चीज और देख लीजिएगा। इसे थोड़ा आप लोग पढ़िएगा, है ना? तो हम लोग आज सेशन को यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है 1 घंटा पूरा चाहिए होगा, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग कल से करेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जो भी नहीं आएगा समझ में आप हमसे पूछ लीजिएगा, नहीं तो इसे हम लोग कल रेगुलर करेंगे, ओके? महिलाओं नारीवादी थिंकरों द्वारा समानता क्या है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा इसे समझ लेंगे तो हम, ठीक है? मल्टी कल्चरिस्ट थिंकरों द्वारा क्या है, ओके? तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। मिलते हैं हम लोग कल फिर सुबह कितने बजे? सुबह 9 बजे, ओके? लगभग अब क्लास 1.5 घंटे की होगी, तभी टॉपिक हम लोग खत्म कर पाएंगे, ओके? ओके, मोस्ट वेलकम। मिलते हैं कल हम लोग। थैंक यू।